ये बिहार के आधुनिक इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी अहमियत पर हमारा एक त्वरित सारांश है। जीकेपीडिया के वीडियो पर आधारित ये स्रोत पुर्तगालियों के आगमन से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक के सफर को समेटता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या बिहार का इतिहास सिर्फ उबाऊ तारीखों का पुलिंदा है या सच में हमारी आज़ादी की मशीन का असली ईंधन था। तो चलिए पहला बिंदु देखते हैं, पुर्तगालियों की दस्तक और अंग्रेजों का शासन। बात 17वीं शताब्दी की है। सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी बिहार के परिदृश्य में प्रवेश करते हैं। और ये वैश्विक जुड़ाव ना 1632 में एक नया मोड़ लेता है, जब डच व्यापारी बिहार में प्रवेश करते हैं। उनका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट था। उन्हें शोरा चाहिए था, जिसे साल्ट पीटर भी कहते हैं। हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। ये बारूद बनाने का सबसे जरूरी घटक था। बिल्कुल। तो अगर आज के आधुनिक संदर्भ में इसे समझने की कोशिश की जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि 17वीं सदी का ये शोरा आज के दौर के यूरेनियम या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स की तरह था, मतलब जिसके बिना आधुनिक हथियार बन ही नहीं सकते? ये तुलना एकदम सटीक है। उस समय यूरोप 30 इयर्स वॉर यानी 30 वर्षीय युद्ध से गुजर रहा था। बिना शोरे के कोई भी तोप बस लोहे का एक बेकार टुकड़ा थी। बाप रे, मतलब शोरा इतना अहम था? बहुत अहम था। और बिहार की मिट्टी इस पोटेशियम नाइट्रेट को भारी मात्रा में पैदा करने के लिए एकदम अनुकूल थी। जो भी शक्ति पटना से निकलने वाली इस सप्लाई को कंट्रोल करती ना, वो सीधे पूरे यूरोप की सैन्य क्षमता को अपने हाथ में ले लेती। मतलब डच वहां सिर्फ कपड़े या मसाले लेने नहीं आए थे? बिल्कुल नहीं। वे एक बेहद संवेदनशील रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने आए थे। और जहां रक्षा और वैश्विक शक्ति की बात हो, वहां प्रतिस्पर्धा तो आएगी ही। इसी वजह से 1651 में अंग्रेजों की एंट्री होती है। वे पटना के गुलजारबाग इलाके में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। हाँ, उनका ध्यान भी उसी शोरे और सूती वस्त्रों पर था। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये फैक्ट्री शब्द थोड़ा भ्रमित करने वाला है ना? मतलब जब हम आज फैक्ट्री सुनते हैं तो दिमाग में चिमनी और मशीनें आती हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। उस युग में फैक्ट्री का संबंध किसी उत्पादन इकाई से नहीं था। इसका नाम फैक्टर यानी व्यापारिक एजेंट से पड़ा था। अच्छा, तो ये फैक्ट्रियां असल में थी क्या? ये दरअसल भारी किलेबंदी वाले कॉरपोरेट वेयरहाउस या गोदाम हुआ करते थे। इन कंपनियों को अपना कीमती माल और भारी मात्रा में विस्फोटक जमा करना होता था। और शायद लुटेरों से बचाना भी होता होगा। बिल्कुल। प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय शक्तियों और स्थानीय लुटेरों से बचने के लिए हथियारों की जरूरत थी। तो तकनीकी रूप से ये सिर्फ व्यापारिक पोस्ट नहीं थे, बल्कि हथियारों से लैस छोटे सैन्य किले थे। ओहो, और इन किलों के अंदर पनपने वाली ये शक्ति बहुत जल्द अपना रंग दिखाने वाली थी। कालक्रम में आगे बढ़ें तो 1664 में जॉब चार्नॉक नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी को पटना के इस फैक्ट्री का हेड बनाया जाता है। हाँ, जॉब चार्नॉक बहुत अहम नाम है ये। पर 1680-81 के आसपास किसी वजह से उन्हें इस पद से हटा दिया जाता है। और इस फेरबदल के ठीक बाद 1681 में पटना के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां अंग्रेजों की कंपनी पर 3.5% का एक नया टैक्स लगा देते हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि शाइस्ता खां कोई आम अधिकारी नहीं थे। वे मुगल सम्राट औरंगजेब के मामा थे और बहुत प्रभावशाली थे। तो ये 3.5% का टैक्स क्या सिर्फ खजाना भरने के लिए था? नहीं, ये टैक्स संप्रभुता की एक परीक्षा थी। मुगल दरबार ये भांप चुका था कि ये विदेशी कंपनी अपनी किलेबंदी और हथियारों के बल पर एक स्वतंत्र सत्ता की तरह बर्ताव कर रही है। ये टैक्स एक चेतावनी थी कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। पर शाइस्ता खां की इस चेतावनी पर अंग्रेजों का जो रिएक्शन था, वो इतिहास के सबसे चौंकाने वाले घटनाक्रमों में से एक है। 1686 में टैक्स विवाद के जवाब में जॉब चार्नॉक सीधे हुगली शहर पर हमला कर देता है और उसे लूट लेता है। बिल्कुल, हुगली की लूट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर मैं यही सोच रही थी कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पर अगर स्थानीय सरकार टैक्स बढ़ा दे तो वो अदालत जाने के बजाय सीधे एक बंदरगाह शहर को ही तबाह कर दे। महज 3.5% टैक्स के लिए इतनी बड़ी बगावत। ये विवाद अचानक एक हिंसक युद्ध में कैसे बदल गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की ना एक दोहरी पहचान थी।
कागज पर तो वो व्यापारी थे, लेकिन जमीन पर वो एक संप्रभु राज्य की तरह काम कर रहे थे। मतलब उनके पास अपनी सेना थी। हाँ, अपनी भाड़े की सेना थी। जब टैक्स लगा तो लंदन में बैठे डायरेक्टर्स समझ गए कि अगर आज ये टैक्स चुका दिया तो वे हमेशा के लिए मुगल सत्ता के अधीन हो जाएंगे और उनका मुनाफा खतरे में पड़ जाता। बिल्कुल। हुगली शहर पर हमला कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था। ये कंपनी की नौसेना और तोपखाने की ताकत का एक नपात-तुला प्रदर्शन था। वे बता रहे थे कि उनके मुनाफे की सुरक्षा के पीछे अब सीधा सैन्य बल खड़ा है। सच में ये तो किसी कॉर्पोरेट विवाद का सीधा हिंसक रूप है। खैर, इस टकराव के बाद मुगल और ब्रिटिश संबंधों में अविश्वास बहुत गहरा हो गया और इसके बाद कई दशकों तक भारी अस्थिरता रही। हम कालक्रम में 1711 पर आते हैं। 1711? हाँ, जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर बिहार आए थे। बिल्कुल। मुगल शासक फर्रुखसियर बिहार आते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि वो अपना राज्याभिषेक पटना में करवाते हैं। मतलब सत्ता का केंद्र दिल्ली से खिसक कर पटना आ रहा था। ये पटना में राज्याभिषेक होना मुगल साम्राज्य की कमजोरी का एक बहुत बड़ा लक्षण था। सम्राट को अपनी गद्दी बचाने के लिए अब दिल्ली के बजाय पूर्वी प्रांतों के संसाधनों पर निर्भर होना पड़ रहा था। और इसी राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोपीय शक्तियों को भी अंदरूनी राजनीति में खींच लिया होगा। हाँ बिल्कुल। जब केंद्र कमजोर होता है तो भारी ताकतें फायदा उठाती हैं। और इसी का नतीजा था कि 1713 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री को बंद करवा दिया। अंग्रेजों के लिए तो ये एक भयानक सप्लाई चेन संकट रहा होगा। बहुत बड़ा संकट था। उनका पूरा व्यापार ठप हो गया था। और हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब 1734 में फ्रांसीसी भी बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। एक तरफ अंग्रेजों की फैक्ट्री बंद है और दूसरी तरफ फ्रांसीसी उसी शोरे के बाजार पर कब्जा जमाने आ गए। ये एक तरह से अंग्रेजों के लिए करो या मरो वाली स्थिति बन गई थी। मुझे तो ये पूरा घटनाक्रम एक कॉर्पोरेट सस्पेंस थ्रिलर लग रहा है। फैक्ट्री का खुलना, राजा का आना, फैक्ट्री बंद होना और फिर फ्रांसीसियों का आना। पर अंततः 1755 में हॉलवेल नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी के प्रयासों से पटना की फैक्ट्री दोबारा खोली गई। इस 1734 में फ्रांसीसियों का आना एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक था। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस पूरी दुनिया में लड़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका हो या भारत, हर जगह एक ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। मतलब फ्रांसीसियों पर दबाव बनाना जरूरी था। हाँ, क्योंकि अगर फ्रांसीसी शोरे पर एकाधिकार कर लेते तो दुनिया भर में लड़ रही ब्रिटिश सेनाओं का बारूद खत्म हो जाता। इसलिए 1755 में हॉलवेल का फैक्ट्री खुलवाना सिर्फ बैलेंस शीट सुधारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के वैश्विक अस्तित्व को बचाने की एक मजबूरी थी। और ये मजबूरी बहुत जल्द एक आक्रामक रूप लेने वाली थी। अगले ही साल 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इस बढ़ती कॉर्पोरेट ताकत को कुचलने के लिए फोर्ट विलियम पर हमला कर देते हैं। ये वही हमला है जहां ब्लैक होल की घटना हुई थी? बिल्कुल, यहीं ब्लैक होल त्रासदी हुई थी। 146 लोगों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और 123 लोग मारे गए। इस घटना से रॉबर्ट क्लाइव बहुत गुस्सा हुआ और ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा बहाना बन गई। रॉबर्ट क्लाइव के लिए ये बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार बन गया। इसने ब्रिटिश सैनिकों में एक ऐसा उन्माद पैदा कर दिया कि उनकी लालची योजना को एक न्यायसंगत प्रतिशोध का रूप मिल गया। और इसी प्रतिशोध का नतीजा था 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला। पर मैं यहाँ एक बात सोच रही थी, नवाब की इतनी बड़ी सेना थी तो वो हार कैसे गए? क्योंकि अगर आप इसे गहराई से देखें तो ये कोई सैन्य युद्ध था ही नहीं। हाँ, क्योंकि नवाब के सेनापति मीर जाफर और वित्त मंत्री राय दुर्लभ ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। ये युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि घूस और गद्दारी से जीता गया था। एकदम सही। प्लासी का सच यही है कि ये एक कूटनीतिक जीत थी। क्लाइव जानता था कि विशाल सेना पर सीधा हमला आत्महत्या है। उसने कंपनी की आर्थिक ताकत का इस्तेमाल किया और दरबार की दरारों को भुना लिया। मतलब एक तरह से सेना को पहले ही खरीद लिया था। हाँ, वस्तुतः युद्ध से पहले ही सेना बिक चुकी थी। मीर जाफर को गद्दी का लालच दिया गया। ये सैन्य रणनीति कम और एक भ्रष्ट कॉर्पोरेट डील ज्यादा थी, जिसे हम हॉस्टाइल टेकओवर कहते हैं। बाप रे। और 1757 में मीर जाफर नया नवाब बन जाता है। इस डील के बाद अंग्रेजों को बिहार में शोरे और अफीम के व्यापार पर पूरी तरह एकाधिकार मिल गया। और एकाधिकार का मतलब है प्रतिस्पर्धा का विनाश। अब वे स्थानीय किसानों से अपनी मनमानी कम कीमत पर कच्चा माल खरीद सकते थे और महंगे में बेच सकते थे। बिल्कुल। अफीम से उन्होंने चीन का चाय व्यापार कंट्रोल किया और शोरे ने उनकी सेनाओं को बारूद दिया। इस एक डील ने उनके लिए असीमित धन का स्रोत खोल दिया। लेकिन कठपुतली शासक भी आखिर कब तक चुप बैठते?
मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। उसने अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर कर ली। मुर्शिदाबाद से मुंगेर जाना रणनीतिक रूप से बहुत अहम था। मुर्शिदाबाद कलकत्ता के पास था, जहां कंपनी के जासूस हर फैसले में दखल देते थे। मतलब वो कंपनी की नजरों से दूर होना चाहता था। हाँ, मुंगेर जाकर वो अपनी एक स्वतंत्र सैन्य ताकत बनाना चाहता था। उसने मुंगेर में अपनी खुद की बंदूकें और तोपें डालना शुरू कर दिया था। लेकिन अंग्रेज एक स्वतंत्र राज्य को कैसे पनपने देते? और यही तनाव 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के रूप में फूट पड़ा। मुझे तो ये बक्सर का युद्ध किसी वीडियो गेम की बॉस फाइट की तरह लगता है। बॉस फाइट? हाँ, कैसे? मतलब देखिए, प्लासी तो धोखे से जीता गया था, पर बक्सर में भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों का गठबंधन था। बंगाल का नवाब मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। हाँ, इतनी बड़ी बॉस फाइट थी, लेकिन फिर भी भारतीय गठबंधन हार गया और हेक्टर मुनरो जीत गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बक्सर हथियारों और सैन्य शक्ति का शुद्ध परीक्षण था। प्लासी ने साबित किया था कि ब्रिटिश राजनीति में सेंध लगा सकते हैं, पर बक्सर ने साबित कर दिया कि वे सैन्य रूप से भी अजेय हैं। मतलब उनकी सेना ज्यादा बेहतर थी। हाँ, हेक्टर मुनरो की सेना में गजब का अनुशासन था। उनका तोपखाना सटीक तालमेल से चलता था, जबकि भारतीय गठबंधन में एक साझा कमांड का अभाव था। कोई आपसी तालमेल नहीं था उनके बीच। बिल्कुल। अवध की सेना और मीर कासिम की सेना के बीच कोई समन्वय नहीं था। बक्सर किसी धोखे से नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक से जीता गया था। और बक्सर के बाद तो जैसे आधुनिक कॉरपोरेट उपनिवेशवाद की शुरुआत ही होगी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ये संधि बहुत निर्णायक थी। हाँ, क्योंकि इस संधि के जरिए बिहार, ओडिशा और बंगाल में द्वैध शासन या डायरकी लागू कर दिया गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब अंग्रेजों ने युद्ध जीत ही लिया था तो उन्होंने टैक्स वसूलने के लिए सिताब राय या रजा खां जैसे स्थानीय लोगों को नायब दीवान क्यों बनाया? वे खुद ये काम क्यों नहीं कर रहे थे? ये रॉबर्ट क्लाइव की सबसे चालाक नीति थी। इसे आज की भाषा में लायबिलिटी शील्ड कह सकते हैं। द्वैध शासन का मतलब था बिना जिम्मेदारी के सत्ता। अच्छा, मतलब पैसा अंग्रेजों को मिलेगा पर नाम किसी और का होगा। बिल्कुल। सारा टैक्स कंपनी के खजाने में जा रहा था, लेकिन जमीन पर टैक्स वसूलने वाले और जुल्म करने वाले चेहरे स्थानीय थे। तो अगर जनता भड़केगी तो वो सिताब राय या रजा खां पर भड़केगी। एकदम सही। अगर अकाल पड़े या किसान भूखे मरें तो गुस्सा स्थानीय चेहरों पर निकलता था। अंग्रेज बिना किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी के अर्थव्यवस्था का खून चूस रहे थे। मुनाफे पर पूरा नियंत्रण था और बदनामी से वो पूरी तरह सुरक्षित थे। ये तो शोषण का एक परफेक्ट तंत्र था। इसी व्यापारिक माहौल में अंततः 1774 में डेनिश यानी डेनमार्क के लोग भी शोरे के व्यापार के लिए आते हैं। हाँ, विदेशी कंपनियों के आने का यह अंतिम क्रम था। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी और अंत में डेनिश। लेकिन जब तक डेनिश आए तब तक तो खेल खत्म ही हो चुका था ना। बिल्कुल। अंग्रेजों ने उस पूरे क्षेत्र पर राजनैतिक और आर्थिक कब्जा कर लिया था। बाकी ताकतों को सिर्फ तब तक बर्दाश्त किया जा रहा था जब तक वे कंपनी के लिए कोई खतरा ना बने। 1857 की क्रांति, जब भी इसका जिक्र आता है तो हमारे स्रोत सबसे पहले 10 मई 1857 की तारीख की बात करते हैं। वो चर्बी वाले कारतूसों वाला मुद्दा। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बात हमेशा हैरान करती है, ये सिर्फ एक कारतूस का मुद्दा तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो बस एक ट्रिगर था। एकदम सही कह रही हैं आप। चर्बी वाले कारतूस तो सिर्फ वो आखिरी प्रहार थे जिसने सदियों से जमे हुए गुस्से के बांध को तोड़ दिया। असल में ये धार्मिक पहचान और आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। सैनिकों के भीतर ये भावना बैठ गई थी कि ब्रिटिश हुकूमत न सिर्फ उनका आर्थिक शोषण कर रही है, बल्कि अब उनके धर्म को भी भ्रष्ट कर रही है। बिल्कुल। ये डर और गुस्सा इतना गहरा था कि इसे पूरे देश में फैलने में जरा भी वक्त नहीं लगा। और हमारे नोट्स भी स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बिहार में इस आग को पहुंचने में सिर्फ 1 महीना लगा। हाँ, सिर्फ 1 महीना। 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी इलाके से इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन यहाँ से कहानी जिस तरफ मुड़ती है वो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। आप 3 जुलाई की बात कर रही हैं? हाँ, 3 जुलाई 1857, पटना।
हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि यहाँ विद्रोह का नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता ने किया, पीर अली, पीर अली। और उन्होंने एक ब्रिटिश अफीम व्यापारी डॉक्टर लॉयल की हत्या कर दी। तो ये महज एक हत्या नहीं थी, ये ज्ञान का शोषण के खिलाफ सीधा ऐलाने जंग था। अरे वाह, यही वजह है कि पटना के मजिस्ट्रेट विलियम टेलर ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए इतनी क्रूरता दिखाई। विलियम टेलर का क्रूर दमन, स्रोत बताते हैं कि उसने बहुत ही अमानवीय तरीके अपनाए थे। बहुत ज्यादा। लेकिन उसकी ये क्रूरता उसकी ताकत से ज्यादा उसके अंदर के डर को दिखाती है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। टेलर अच्छी तरह जानता था कि अगर पटना शहर उनके हाथ से निकल गया तो पूरा पूर्वी भारत नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। बाप रे। पीर अली और उनके साथियों को सरेआम फांसी दी गई। टेलर का उद्देश्य सिर्फ विद्रोह को रोकना नहीं था, तो और क्या था? वो एक ऐसा खौफ पैदा करना चाहता था कि कोई हिंदुस्तानी दोबारा सर न उठा सके। लेकिन इतिहास गवाह है कि खौफ से क्रांतियां कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। और ये बात बहुत जल्द साबित भी हो गई, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद 25 जुलाई 1857 को दानापुर के क्रांतिकारी सैनिक विद्रोह कर देते हैं। और वे अपना नेता किसे चुनते हैं? आरा जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह को। वही जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी। हाँ, अब यहाँ पर मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। 80 साल की उम्र। हाँ, 80 साल। मेरा मतलब है, मैं सोचती हूँ कि एक इंसान जब 80 साल का होता है तो वो शायद ठीक से सीढ़ियां भी ना चढ़ पाए। सही बात है। लेकिन वीर कुंवर सिंह न सिर्फ इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करते हैं, बल्कि वे एक पूरी रणनीति बनाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ये उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है जो किसी भी शारीरिक उम्र पर भारी पड़ सकती है। वीर कुंवर सिंह को यूं ही 80 साल का युवा नहीं कहा जाता। उन्होंने सिर्फ भावनात्मक रूप से नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि वो एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। उन्हें पता था कि वो आमने सामने की लड़ाई में ब्रिटिश तोपखाने का सामना नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति यानी छापामार युद्ध का सहारा लिया। अरे वाह! और इसी रणनीति का नतीजा था 2 अगस्त 1857 का बीबीगंज का युद्ध। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने आयरकूट को हरा दिया। सुनने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि आयरकूट कोई मामूली सिपाही नहीं था। हाँ, वो एक बहुत ही खतरनाक अधिकारी था। वो एक बेहद अनुभवी ब्रिटिश जनरल था। और फिर 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जरूर हुई, लेकिन वे अजय रहकर मरे। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। हाँ, लेकिन विरोध की आग इतनी तेज भड़की कि 1911 के दिल्ली दरबार में उन्हें वो फैसला रद्द करना पड़ा। बिल्कुल रद्द करना पड़ा। और इसके तुरंत बाद दस्तावेजों में एक बहुत ही अहम तारीख दर्ज है, 22 मार्च 1912। इस दिन बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया। 1913 के वर्ष में पूरी तरह से हैरान कर देता है। हमारे स्रोत हमें 1913 के साल में ले जाते हैं और वहां एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। वो क्या? एक तरफ 1913 में अंग्रेजों द्वारा बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन होता है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके पहले प्रमुख बनते हैं। ये संवैधानिक रास्ता था। हाँ, ये सब बहुत ही कानूनी, सरकारी और संवैधानिक तरीके से हो रहा है। लेकिन उसी साल 1913 में ही पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। हाँ, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। बिल्कुल। और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्र को इसका नेतृत्व सौंपा जाता है। ये समिति पूरी तरह से गुप्त, उग्र और क्रांतिकारी थी। और इसी परिपक्व होती जमीन पर एक बहुत बड़े बदलाव का बीज बोया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत लौट आते हैं। लेकिन हमारे स्रोत जिस अगली घटना पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बहुत महत्वपूर्ण घटना। यहाँ राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने बिहार के किसानों की दुर्दशा को गांधी जी के सामने पेश किया और उन्हें बिहार आने के लिए आमंत्रित किया। अब मुझे ये समझना है कि ये राजकुमार शुक्ला आखिर थे कौन? क्या वे कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के राजनेता थे? नहीं, और यही तो इस पूरी घटना की सबसे खास बात है। राजकुमार शुक्ला कोई बड़े नेता नहीं थे, वे चंपारण के एक साधारण किसान थे। अच्छा। हाँ, वे उन हजारों किसानों में से एक थे जो नील की खेती यानी इंडिगो फार्मिंग की वजह से अंग्रेजों के भयानक शोषण का शिकार थे। नील की खेती। याद कीजिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पटना के अफीम व्यापार की बात की थी। हाँ बिल्कुल, पीर अली वाले मामले में। बस
ये नील की खेती उसी आर्थिक शोषण का एक दूसरा रूप था। गांधी जी के बिहार आने की जमीन तो तैयार हो गई थी, लेकिन इस पूरी ऊर्जा को, मेरा मतलब है वो 1857 वाला जज्बा, नए प्रांत बनने का जोश और किसानों की आवाज, इन सबको एक छत की जरूरत थी, है ना? बिल्कुल एक छत की जरूरत थी। और यहीं पर कांग्रेस की भूमिका और बिहार के साथ उसके रिश्ते की बात सामने आती है। स्रोत हमें थोड़ा पीछे ले जाते हैं ताकि हम कांग्रेस का संदर्भ अच्छे से समझ सकें। हाँ, क्योंकि कांग्रेस रातों रात तो नहीं बन गई थी। बिल्कुल नहीं। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। जब लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। हाँ, और इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। स्रोत यहाँ दो और बहुत दिलचस्प तथ्य देते हैं। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। सही कहा। हमारे नोट्स बताते हैं कि बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए थे। लेकिन जरा पहले वाले पर ध्यान दीजिए। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जो 1912 में बांकीपुर, पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष R.N. माधौलकर थे। अब देखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बनता है। हाँ। और उसी साल 1912 में ही कांग्रेस अपना इतना बड़ा अधिवेशन बांकीपुर में आयोजित करती है। और ये सफर यहीं रुका नहीं, बांकीपुर से शुरू होकर स्रोत हमें अंत में 1940 के रामगढ़ अधिवेशन तक ले जाते हैं। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से होती है। अब श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि गांधी जी का भारत में ये पहला सत्याग्रह किसी राजनीतिक आजादी के लिए नहीं था। हाँ, वो किसानों के रोजगार और अस्तित्व के लिए था। जी। नोट्स में स्पष्ट रूप से तिनकठिया पद्धति का जिक्र है, जिसे गांधी जी ने खत्म कराया। लेकिन अगर हम इसके तंत्र को समझें तो ये असल में काम कैसे करता था? देखिए, तिनकठिया का सीधा सा मतलब था कि जमींदार या ब्रिटिश बागान मालिक किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर, यानी 3/20 हिस्से पर सिर्फ नील मतलब इंडिगो की खेती करेंगे। देखने में शायद ये लगे कि ठीक है, जमीन का एक छोटा हिस्सा ही तो है। हाँ, सुनने में तो छोटा ही लगता है, लेकिन असल अर्थशास्त्र और शोषण इसके पीछे छिपा था। नील की खेती जमीन का सारा पोषण चूस लेती थी। वो 3/20 हिस्सा किसान की जमीन का सबसे उपजाऊ हिस्सा होता था। और कुछ ही सालों में वो जमीन पूरी तरह बंजर हो जाती थी। इस दर्द को केवल राजनीतिक मंचों पर ही नहीं, बल्कि साहित्य में भी बहुत गहराई से महसूस किया गया। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ दिया गया है नील दर्पण नामक पुस्तक का। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई? बिल्कुल। ये किताब कोई साधारण उपन्यास नहीं थी, बल्कि ये नील उगाने वाले किसानों की दुर्दशा का एक इतना जीवंत दस्तावेज थी कि इसने पूरे पढ़े लिखे वर्ग की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। और इन नोट्स की एक और बात जो मुझे वाकई बहुत प्रामाणिक लगी, वो ये है कि जब हम चंपारण की बात करते हैं तो अक्सर सारा श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को दे दिया जाता है। हाँ, गांधी जी को। जी। लेकिन इन पन्नों में उन जमीनी कार्यकर्ताओं के नाम दर्ज हैं जिन्होंने उस आंदोलन की असली नींव रखी थी। नरहरि पारेख, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और बतख मियां। बिल्कुल, ये सभी लोग उस जमीनी संघर्ष का हिस्सा थे और इसी सामूहिक प्रयास, इसी जमीनी जुड़ाव का परिणाम था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा, लेकिन इन नोट्स का क्रम हमें तुरंत एक बहुत ही अंधकारमय और हिंसक कालखंड की ओर खींच ले जाता है। 1919। हाँ, नोट्स में लिखा है रोलेट एक्ट विरोध, और इसके ठीक नीचे ब्रैकेट में इसका असली चरित्र लिखा है, ना अपील ना दलील का काला कानून। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई भी समाज ऐसे कानून के तहत कैसे काम कर सकता है जहां आप अपने बचाव में कुछ बोल ही नहीं सकते। यही तो वो तंत्र था जिसने भारतीय जनमानस के भीतर ब्रिटिश न्याय प्रणाली के प्रति बचे खुचे भरोसे को भी खत्म कर दिया। रोलेट एक्ट सरकार को ये असीमित अधिकार देता था कि वो केवल संदेह के आधार पर, बाप रे, हाँ, किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ये कोई कानून नहीं था, ये असहमति को कुचलने का एक हथियार था। और इसी घुटन का, इसी क्रूरता का जो सबसे खौफनाक परिणाम निकला वो इस टाइमलाइन में अगली ही पंक्ति में दर्ज है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह वो घटना थी जिसने पूरे देश के मन में एक मनोवैज्ञानिक रेखा खींच दी थी। इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है,
जब हम नोट्स के इस हिस्से को देखते हैं तो जलियांवाला बाग के ठीक बाद एक तीर का निशान है जो 1920 के असहयोग आंदोलन की ओर जाता है। हाँ। क्या 1919 की इन्हीं घटनाओं ने गांधी जी को ये सोचने पर मजबूर किया कि अब सरकार के साथ सहयोग करना ही पाप है? 100%। नोट्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि गांधी जी किस कदर परेशान और निराश थे जब जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और ब्रिटिश हुकूमत ने जनरल डायर को सजा देने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की। तो ये स्पष्ट हो गया कि इस सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। बिल्कुल। और इसी पीड़ा के गर्भ से 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जन्म हुआ। इसका सीधा सिद्धांत था, जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बनाया है, हम उस व्यवस्था का कोई भी हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसका असर जमीन पर कैसा था वो नोट्स में सिलसिलेवार तरीके से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। सोचिए, उस दौर में वकालत कितना प्रतिष्ठित पेशा था। बहुत ज्यादा। लेकिन उन्होंने रातों रात अपना सफल करियर देश के लिए त्याग दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल खड़ा होता था। अगर आप ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आपके युवा कहाँ जाएंगे? सही बात है। व्यवस्था को तोड़ना आसान है, लेकिन उसका विकल्प देना मुश्किल। और यहीं बिहार ने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया। समानांतर संस्थाओं का निर्माण। नोट्स में स्पष्ट रूप से 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना का जिक्र है। हाँ, जिसका उद्घाटन खुद महात्मा गांधी ने किया था। बिल्कुल। ये केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, ये स्वावलंबन का एक घोषणा पत्र था। अगर आप विदेशी संस्थाओं को नकार रहे हैं, तो आपको अपनी स्वदेशी संस्थाएं खड़ी करनी होंगी। और इसी वैचारिक युद्ध को आगे बढ़ाते हुए मजहरुल हक जी, जिन्हें देशभूषण की उपाधि मिली थी, उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की। और सिर्फ आश्रम ही नहीं, बल्कि द मदरलैंड नामक पत्रिका की भी शुरुआत की। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ सड़कों पर लाठियां खाने के बारे में नहीं था, ये एक बहुत बड़ा बौद्धिक युद्ध भी था। जी, जो अखबारों और पत्रिकाओं के जरिए लड़ा जा रहा था। लेकिन देखिए, हर बड़े आंदोलन के बाद एक ठहराव आता है, और यहीं से नोट्स का क्रम हमें 1922 के गया अधिवेशन की ओर ले जाता है। हाँ, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। ये कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक और तनावपूर्ण क्षण था। मैं भी इसी पर आने वाला था जी। नोट्स के अनुसार गया अधिवेशन के ठीक बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अच्छा, क्या हुआ? जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तो कांग्रेस के भीतर ही CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी क्यों बना ली? क्या उस समय एकता की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं थी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, 1922 में जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो पूरी कांग्रेस में एक रणनीतिक शून्यता आ गई। नेता जेलों में थे, कार्यकर्ता हताश थे। ऐसे में CR दास और मोतीलाल नेहरू का ये तर्क था कि हमें सड़कों पर विरोध करने के बजाय ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव लड़ने चाहिए। अच्छा, उनकी सिस्टम के अंदर जाने के लिए? बिल्कुल, उनके अंदर घुसकर उनके ही सिस्टम को ब्लॉक करना चाहिए। इसे काउंसिल एंट्री कहा गया। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता थे, वे इसके सख्त खिलाफ थे। तो मतलब जब गया अधिवेशन में CR दास का ये प्रस्ताव गिर गया, तो उन्होंने हार मानने के बजाय 1923 में अपनी ही स्वराज पार्टी बना ली। जी। और नोट्स दिखाते हैं कि बिहार में भी इसका असर हुआ। पटना में श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय स्वराज दल की स्थापना की गई। राजनीति अपनी दिशा तलाश रही थी। लेकिन अगर हम इन नोट्स के समानांतर ट्रैक को ध्यान से देखें, नोट्स का अगला हिस्सा हमें 1929 की ओर ले जाता है, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद ने उस समय की राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया था। उन्होंने देखा कि किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ ब्रिटिश लगान और दूसरी तरफ स्थानीय जमींदारों का अमानवीय शोषण। जब तक किसानों को मुख्य धारा के आंदोलन से नहीं जोड़ा जाएगा, कोई भी आजादी खोखली रहेगी। और उनके काम करने का तरीका भी कमाल का था। नोट्स में उनकी पत्रिका हुंकार और उनके लेख किसान क्या करें का विशेष उल्लेख है। जी। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हुंकार उस समय के किसी वायरल सोशल मीडिया की तरह थी। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने सोचा, उस जमाना में तो साक्षरता दर नाम मात्र की थी, तो एक छपी हुई पत्रिका भला कैसे जन आंदोलन खड़ी कर सकते हैं? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है, और इसका जवाब हमारे ग्रामीण समाज के ढांचे में छिपा है।
देखिए, हुंकार को हर किसान खुद नहीं पढ़ता था। अच्छा। होता ये था कि गांव की चौपाल पर, जहां शाम को लोग इकट्ठा होते थे, वहां कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पत्रिका को जोर जोर से पढ़कर सुनाता था। उस पत्रिका की भाषा इतनी सीधी, इतनी आक्रामक होती थी कि वो आग की तरह फैल जाती थी। वाकई। हाँ, ये वर्ड ऑफ माउथ का सबसे शक्तिशाली तंत्र था। हुंकार ने किसानों को सिखाया कि जमींदार के सामने सिर झुकाना उनकी नियति नहीं है। राजनीति से जमीन की ओर ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन फिर नोट्स हमें वापस राष्ट्रीय परिदृश्य पर ले आते हैं। 1927 साइमन कमीशन का गठन, और 1928 में जब ये कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया, जहां वो मशहूर नारा गूंजा, साइमन गो बैक। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके पीछे का तंत्र समझना बहुत जरूरी है। साइमन कमीशन भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का खाका तैयार करने आया था, लेकिन इस कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। एक भी भारतीय नहीं? एक भी नहीं। ये ऐसा था जैसे आपके घर के भविष्य का फैसला कुछ बाहरी लोग ले रहे हों और आपको उस बैठक में बैठने तक की इजाजत ना हो। ये एक पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर थप्पड़ था। और बिहार ने इस थप्पड़ का करारा जवाब दिया। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि हम सिर्फ दिल्ली या लाहौर तक सीमित न रहें। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ। 12 दिसंबर को पटना में और 24 दिसंबर को रांची में काले झंडे दिखाए गए। ये साबित करता है कि विरोध अब महानगरों की चौहद्दी लांघकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच चुका था। और यही वो जमीन थी जिस पर 1930 का वो ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नोट्स के अनुसार इसकी शुरुआत दांडी मार्च से होती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से पदयात्रा शुरू हुई। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून भंग कर दिया। नमक पर टैक्स लगाना ब्रिटिश एकाधिकार का सबसे क्रूर रूप था। क्योंकि नमक अमीर गरीब सबकी थाली का हिस्सा था। नमक प्रकृति की देन है और उस पर कर लगाकर अंग्रेजों ने ये संदेश दिया था कि इस देश की मिट्टी, पानी और हवा तक पर उनका कब्जा है। लेकिन यहां मैं वाकई बहुत कंफ्यूज्ड हूं। क्यों? मैंने इन नोट्स को 2 बार पढ़ा। दांडी मार्च समझ आता है, समुद्र के किनारे नमक बनाना समझ आता है, लेकिन बिहार तो चारों तरफ से जमीन से घिरा राज्य है। हाँ, लैंडलॉक्ड है। वहां तो कोई समुद्र है ही नहीं। तो बिना समुद्र के बिहार में नमक सत्याग्रह कैसे हो सकता है? यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी रणनीति खूबी थी। गांधी जी का संदेश ये नहीं था कि सिर्फ नमक बनाओ। संदेश ये था कि उस कानून को तोड़ो जो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अच्छा। जब आपके पास समुद्र नहीं है तो आप उस कानून को चुनौती देते हैं जो आपकी गले की फांस है। और नोट्स में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि बिहार में नमक कानून के साथ साथ चौकीदारी कर का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। चौकीदारी कर, इसके पीछे का तंत्र क्या था? देखिए, अंग्रेजों ने गांवों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए चौकीदार नियुक्त किए थे। ये चौकीदार होते तो भारतीय ही थे, लेकिन वे ब्रिटिश पुलिस के लिए खुफिया जासूस का काम करते थे। ओहो। वे गांव की हर राजनीतिक गतिविधि की खबर अंग्रेजों को देते थे। और सबसे बड़ा अन्याय ये था कि इन चौकीदारों का वेतन खुद गांव वालों से चौकीदारी कर के रूप में वसूला जाता था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, यानी आप खुद अपने ही खिलाफ जासूसी करने वाले का खर्च उठा रहे। तो मतलब जब बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना किया तो वे असल में ब्रिटिश सरकार के खुफिया तंत्र को आर्थिक रूप से पंगु बना रहे थे। बिल्कुल। ये सिर्फ सविनय अवज्ञा नहीं, ये तो एक बहुत गहरी रणनीतिक चाल थी। एकदम सही। और ऐसा भी नहीं था कि बिहार ने नमक के प्रतीकात्मक महत्व को छोड़ दिया। नोट्स में दर्ज है कि 23 अप्रैल 1930 को बिहार के पटना में मंगल तालाब, जिसे नखास पिंड भी कहा जाता है, वहां लोगों ने नमकीन मिट्टी से पानी निकालकर उसे उबाला और नमक बनाया। ये वाकई कमाल का दृश्य रहा होगा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना। ये एक पंक्ति दरअसल एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। और विचारधाराओं के इसी उफान के बीच हम इन ऐतिहासिक नोट्स के तीसरे और सबसे उग्र पृष्ठ पर पहुंचते हैं। साल 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। नोट्स की टाइमलाइन बहुत तेज हो जाती है यहाँ। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया
और 9 अगस्त को ये आंदोलन जमीनी स्तर पर शुरू होना था। ये सचमुच करो या मरो का क्षण था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं थी। हाँ, नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऑपरेशन 0R। 9 अगस्त की आधी रात को ही अंग्रेजों ने देश भर के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये एक क्लासिक डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी। अंग्रेजों का तंत्र ये समझ चुका था कि अगर सुबह हुई और इन नेताओं ने जनता को संबोधित किया तो लाखों की भीड़ सड़कों पर होगी। इसलिए उन्होंने आंदोलन के दिमाग को यानी पूरे शीर्ष नेतृत्व को रातों रात काटकर अलग कर दिया। नोट्स में बिहार के नेताओं की लोकेशन तक दर्ज है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। और जेपी का हजारीबाग जेल में होना इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिल्कुल, और यहाँ आकर हमारा वो दीपावली की रात वाला दृश्य वापस आता है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। हाँ, नोट्स में लिखा है, दीपावली के दिन जेल से भागकर नेपाल चले गए। सोचिए, चारों तरफ हताशा है और ऐसे में एक नेता जेल की दीवारें फांदकर फरार हो जाता है। ये केवल एक जेल ब्रेक नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने युवाओं में करंट दौड़ा दिया। जेपी नेपाल गए और वहां उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। नोट्स में इसके ठीक नीचे उन्हें लोकनायक की उपाधि दिए जाने का जिक्र है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। पूरा स्वतंत्रता संग्राम, खासतौर पर गांधी जी का नेतृत्व, अहिंसा पर आधारित था। जी, तो फिर ये आजाद दस्ता क्या था? क्या ये कांग्रेस की विचारधारा से बगावत नहीं थी? देखिए, जब सत्ता आपको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर रास्ता बंद कर दे, जब आपके सभी बड़े नेताओं को चुप करा दिया जाए, तो युवा अपनी रणनीति खुद बनाते हैं। आजाद दस्ता कोई शांति मार्च निकालने वाला समूह नहीं था। ये एक सशस्त्र छापामार संगठन था। इनका मुख्य काम था ब्रिटिश सरकार के बुनियादी ढांचे को तबाह करना। मतलब रेल की पटरियां उखाड़ना, हाँ, टेलीग्राफ लाइनें काटना, इमारतों को नुकसान पहुंचाना। इसका उद्देश्य ब्रिटिश मशीनरी को पूरी तरह से ठप कर देना था। मतलब जब नेतृत्व नहीं होता तो क्रांति अपना रास्ता खुद चुन लेती है। लेकिन इस तीसरे पन्ने का सबसे भावुक कर देने वाला हिस्सा ठीक इसके नीचे लिखा है। 11 अगस्त 1942 सचिवालय गोलीबारी की घटना। ये घटना इस बात का अंतिम प्रमाण है कि 42 का आंदोलन क्यों इतना अद्वितीय था। नोट्स में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी हैं। 7 विद्यार्थी पटना में मारे गए पुलिस की गोलीबारी में। अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। 9 अगस्त को सारे नेता जेल में, कोई रणनीति बताने वाला नहीं। ऐसे में 11 अगस्त को पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किसने किया? किसी बड़े नेता ने नहीं, बल्कि छात्रों ने। उन 7 युवा विद्यार्थियों ने, जिन्होंने पुलिस की बंदूकों के सामने सीना तान दिया और गोलियां खाते रहे, लेकिन तिरंगा नहीं गिरने दिया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला बलिदान है। उन 7 विद्यार्थियों की शहादत ने अंग्रेजों को यह बता दिया कि जब आम जनता खुद अपना नेता बन जाए तो उस आंदोलन को कोई ताकत नहीं रोक सकती।